नमस्कार, आप देख रहे हैं चौधर की जंग। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। लगातार हम विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की, और कल हमने बात की थी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की 4 विधानसभाओं के बारे में। बाकी की विधानसभाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सोना की बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं प्रदीप जैन भारतीय जनता पार्टी से, धर्मपाल मकड़ौली इंडियन नेशनल लोकदल से, सुशील छिल्लर हैं कांग्रेस पार्टी से, प्रमोद सिंह पुरिया हरियाणा जनहित कांग्रेस से, और कुलदीप शर्मा हमारे साथ एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट स्टूडियो मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सोना विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने 5 बार जीत दर्ज की है, तो वहीं 4 बार आजाद उम्मीदवार भी जीते हैं। सोना हलके में अब तक कोई भी सोना का विधायक नहीं चुना गया है। हर बार बाहर के नेता ही इस सीट पर जीत हासिल करते रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने धर्मवीर सिंह को भिवानी से लाकर यहां चुनावी मैदान में उतारा था, जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और भिवानी से सांसद भी बन गए हैं। लेकिन इस बार सोहना की जनता ने स्थानीय नेता को जिताने का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार रोहतास बेदी को टिकट दिया है, तो इनेलो ने किशोर यादव को, तो बीजेपी ने तेजपाल तंवर को अपना उम्मीदवार बनाया है। 1,93,000 कुल मतदाता वाला ये क्षेत्र मेव और गुज्जर जाति बहुल क्षेत्र है। तो ऐसे में यहाँ पर राजनीति भी नई समीकरण हर रोज गढ़ रही है। ये क्षेत्र भी पूरा का पूरा राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर राव इंद्रजीत जी का अच्छा खासा प्रभाव है, और अब तो वो लोकसभा के सांसद भी बन गए हैं। तो कुलदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले, ये पूरा गुड़गांव का क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र हम कल भी बात कर रहे थे, इसमें ज्यादातर क्षेत्रों में राव इंद्रजीत सिंह जी के परिवार का लगातार प्रभाव रहता आया है। क्या आज सोहना विधानसभा की जो हम बात कर रहे हैं इसमें भी उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है या फिर नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनका बहुत विशेष प्रभाव इस विधानसभा पे देखने को पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखें कि जो जातिगत समीकरण बन रहे हैं वो मेव और गुर्जर बहुल इलाकों में जी। और इनेलो ने अब की बार एक बहुत बड़ा दाव यहाँ पे खेला है यादव उम्मीदवार को लेके आगे। तो जातीय समीकरण की जहां तक बात है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ वोट जो था वो तीनों पार्टियों में जाएगा। और जहां तक बात है राव इंद्रजीत की, तो हम ये देखें कि सोना की जो जनता है वो त्रस्त किस चीज से है। पिछली बार के जो इलेक्शन हुए थे बहुत नेक टू नेक कंपटीशन था, और सिर्फ 505 मतों से जो है धर्मवीर जी विजयी हुए थे। तो ये जो एक जो डिफरेंस वहां पे आ रहा है, देखिए कांग्रेस जो है वो पिछली बारी 17.93% मत लेके आई थी, और बसपा जो थी दूसरे नंबर पे थी, उसके भी 17.49% वोट वहां पे थे। सिर्फ 0.5 का डिफरेंस था। तो इसको देखते हुए यहाँ पे जो अब की बार मामला मुझे लग रहा है कि बहुत कांटे का होने वाला है, बहुत काटेगा, क्योंकि वहां जो समस्याएं हैं, देखिए सबसे बड़ी समस्या वहां पे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स्ड है। रोड्स बहुत खराब है, वाटर सीवरेज बहुत खराब हालत में, और सबसे बड़ी चीज वहां पे जो ओवरलोडिंग बम्पर्स की जो समस्या है, पिछले आंकड़ों में करीबन 268 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं पिछले साल ओवरलोड डंपरों के नीचे आके। तो जनता बहुत त्रस्त है वहां पे, और ये कहना कि किसी प्रभाव से कोई व्यक्ति वहां पे जीत जाएगा, इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो। अच्छा, बाहरी उम्मीदवार यहाँ से जीतते आए हैं हर बार, क्या लगता है इस बार फिर सोना की जनता यकीन करेगी? क्योंकि पिछली बार धर्मवीर जी थे यहाँ पर और हल्के में बहुत कम देखे गए वो। देखिए, दे हैव नो ऑप्शन। पॉइंट इज दैट हर बारी किसी को लाके वहां पे थोपा जाता है, एंड जैसे मैंने कल भी बात की थी कि लोगों के पास चॉइस नहीं है, दे हैव टू वोट फॉर समबडी, चाहे वो बीजेपी से, चाहे वो कांग्रेस से, चाहे वो INLD से। तो ये लोगों की समस्या जो है, मुझे नहीं लगता इसका कोई निदान वहां पे अभी हाल फिलहाल होने वाला है। सुशील जी, आपकी सरकार रही 10 साल से, और सोना में तो आपके ही MLA भी रहे, बाद में हालांकि वो बीजेपी में चले गए, लेकिन समस्याएं आज भी वही की वही हैं। जैसे कि कुलदीप जी बता रहे हैं कि ओवरलोडेड ट्रक्स वहां से निकलते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं देखिए इस क्षेत्र को थोड़ा सा अलग व्यू से देखिए। जरूर। आपने पहले पॉइंट किया कि राव इंद्रजीत का ये इलाका है। राव इंद्रजीत, सबसे पहले मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी के नेता होते थे। राव इंद्रजीत ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी? सिर्फ एक बात पे छोड़ी थी कि राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री की चाहत थी, और उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारी हिरवाटी के अंदर भी हमें मुख्यमंत्री पद दिया जाए। नहीं तो राव इंद्रजीत और कैप्टन अजय यादव दोनों उस इलाके के नेता रहे हैं। आज कैप्टन अजय यादव भी आपको पता है लगातार 5 बार जीते हैं, 6 बार जीते हैं। लेकिन राव इंद्रजीत की जो आज बेटी को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जबकि केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत को बना दिया। लेकिन ये इस शर्त पे कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, आप उस व्यूज पे जाइए कि भाई हम राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनाएंगे।
हाँ। यदि राव इंद्रजीत को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो जरूर मैं मानता हूं कि उनका प्रभाव बनेगा। नहीं, अगर और वो अपने लेकिन क्षेत्र में इस तरीके से प्रचार लेकिन- करें, अपने क्षेत्र में वो इस तरीके से प्रचार करें कि अगर आप यहाँ से ज्यादा मतों से जिताते हैं तो मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र का होगा, भाई साहब तो एक क्या बात- क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हुड्डा बिल्कुल साहब ने भी नहीं, इसी तरीके से राव चौधर का इंद्रजीत नारा की दिया था। बेटी को ही टिकट नहीं दिया गया। राव इंद्रजीत ने कितनी कोशिश अगर दे करी देते है तो उसकी। आप ही शोर मचाते कि परिवारवाद फैला रहे हैं। परिवारवाद तो सब जगह चल रहा है। परिवारवाद चलते रहना चाहिए वो। कहाँ नहीं चल रहा है? चलते रहना भजनलाल चाहिए। की पार्टी में चल रहा है, चौटाला में चल रहा है, कांग्रेस BJP में भी चल रहा है। कांग्रेस में नहीं चल रहा। कांग्रेस में नहीं चला। खाली मुझे कांग्रेस बुलाना में इतना दीपेंद्र उदासी नहीं किए हैं। एक मिनट भाई साहब, आपका समय आज बोल लेना ना हाँ। प्रधान जी, आप बोल लेना, लेकिन मैं एक बात जहां उस व्यू पे जा रहा हूं, हाँ, जो ठीक है। आपने सबसे पहले पॉइंट किया कि भी राव इंद्रजीत का ये क्षेत्र माना जाता है। हाँ। राव इंद्रजीत का जब नहीं, क्षेत्र मैं नहीं ये कह रहा। लेकिन मैं कांग्रेस नहीं कह पार्टी रहा ने हूं। सोना के अंदर हाँ। एक पढ़ा लिखा, ईमानदार और बहुत बढ़िया उम्मीदवार दिया है और 5 हाँ। बार कांग्रेस पार्टी वहां से जीती है लगातार। हाँ। दूसरी पार्टी ने वहां कोई खाता भी नहीं खोला है। हाँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये गुड़गांव से लगा इलाका, जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि ट्रक एक्सीडेंट होते हैं, जरूर होते थे। पिछली सरकार में आपको पता है वहां कोई रोड नहीं बना। अब गुड़गांव से सोना रोड देखिए आप, गुड़गांव से सोना रोड का कितना हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन उसको। उसी रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं उसी- जो ओवरलोडेड ट्रक्स की वजह से। एक्सीडेंट तो भाई साहब यहाँ भी हो सकता है। एक्सीडेंट नहीं, कोई वो नहीं है। ओवरलोड देखिए। यदि एक्सीडेंट, अच्छा चलिए ठीक है, एक्सीडेंट अलग चीज है। चलिए ठीक है, ओवरलोडेड ट्रक्स को रोकना, ओवरलोडेड ट्रक्स जाना और उनको रोकना क्या जिम्मेदारी नहीं है प्रशासन की? बिल्कुल क्या सरकार, जिम्मेदारी है। क्या सरकार को इसके ऊपर कोई अभी तक सोचना नहीं प्रशासन की चाहिए? जिम्मेदारी है, लेकिन ओवरलोडेड ट्रक जो अवैध चलते थे, हाँ। कांग्रेस पार्टी ने उन ट्रकों को बंद किया, उनको उनके चालान करे और उनके ऊपर जुर्माना किया। और उसके बाद जब से मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमान संभाली है, सोना के अंदर आप सोना गुड़गांव के चारों तरफ देखिए, आप अकेले सोना को नहीं, सोना बिल्कुल गुड़गांव का हिस्सा हो चुका है। आप सोना के अंदर डेवलपमेंट देखिए और गुड़गांव के अंदर देखिए, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि सोना और गुड़गांव में अंदर कोई अंतर है। मेट्रो आप देखिए, मेट्रो का असर सोना तक गया हुआ है। नेशनल हाईवे का असर सोना तक गया है। केएमपी जिसको कुंडली पलवल मानेसर जो बात है, जो मेरे भाई साहब बोल रहे थे, इन्होंने उस पर स्टे करवाया। जो चलिए ठीक है, KMP ठीक सोना में है, जाकर ठीक है, निकलता ठीक है। तो आपकी बात पार्टी कभी- सुशील जी, नहीं आपकी देखिए, आपकी बात एक बात और कह के मैं अपनी मैं- बात खत्म करता हूं। चलिए, एक बात आखिर कभी कहिए। क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी जात पात की राजनीति हाँ, नहीं करती, हाँ, ठीक है। भेदभाव की राजनीति नहीं करती, समान विचारधारा की राजनीति करती है और बढ़िया कैंडिडेट को उतार के। ठीक है, और सोना में आपकी आप- बार भी मैं कह देता हूं, सोना में किसी आपने दिन विकास भाई की बात साथ करी, बैठेंगे, सोना तो में वहां आपने से विकास की कांग्रेस बात पार्टी करी, आपकी बार भी आपने विजय सोना में विकास की बात करी, आपने सिवाय रोडों के और सड़कों के कुछ भी नहीं गिनवाया है। मैं बात करता हूं पीने के पानी की। मेरी बात सुनिए, पीने के पानी का जलस्तर वहां पर एकदम नीचे जा चुका है, पानी वहां का पीने लायक नहीं है जमीन का। दूसरी बात, शिक्षा के लिए आपने वहां पर कोई बड़ा कदम ऐसा नहीं उठाया कि वहां पर कोई अच्छा कॉलेज या लड़कियों के लिए अच्छे स्कूल या स्कूलों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कम से कम बेंच ही वहां पर लगा दें। तीसरी बात, बिजली वहां पर स्कूलों में उस समय जाती है जब सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल चलता है। 2 बजे के बाद लाइट आती है और सुबह 8 बजे फिर चली जाती है। ये क्या ये समस्या आपको नजर नहीं आती? सबसे पहला मैं आपका जवाब दे हाँ, दूं, चलिए। पानी की बात। हाँ, पानी की बात, जो हासी बुटाना नहर थी, हाँ, जो मुख्यमंत्री ने 270 करोड़ रुपए की लागत से, वो सिर्फ इसी क्षेत्र के लिए और इन्हीं के क्षेत्र के सिंचाई मंत्री होते थे। लेकिन उस हासी बुटाना नहर पे भी हमारे साथियों ने सटे कराया और उस हासी बुटाना जिसका पानी गुड़गांव तक जाना था, सोना तक जाना था, मेवात तक जाना था, वो हिस्सा क्या इनको नहीं मिलता? वो हरियाणा का हिस्सा नहीं है? नहीं चलिए ठीक है। दूसरी बात, अच्छा, आप तो सरकार में, बता दें, चलिए ठीक है सुशील गुड़गांव के अंदर- जी, चलिए सुशील जी, मैं इनसे ही आपका जवाब ले गुड़गांव के अंदर आपका जवाब ले तीन लेता दो हूं। ठीक है मेडिकल सुशील कॉलेज बनाए हैं, जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात 14 स्कूल अपग्रेड मेरी किए बात हैं। आप कितना ही इस तरीके से कह लीजिए, ये ऐसा कहने से या तेज तेज बोलने से, ऑन द रिकॉर्ड है भाई मैं साहब। ऑन द रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड की मैं बात कह रहा हूं। जिस क्षेत्र में आप इतने विकास की बात कह रहे हैं, आज भी उस क्षेत्र की जनता इन्हीं बातों को लेकर के रोना रो रही है कि डंपर चालकों की वजह से इतने एक्सीडेंट होते हैं। आंकड़े भी कुलदीप जी ने गिनवा दिए, आप फिर भी मानने को तैयार नहीं है। आपने बात कही कि इंडियन नेशनल लोकदल ने स्टे करवा दिया आपके बहुत सारे कामों पर, पानी को लेकर भी, सड़क को लेकर भी। मकड़ोली साहब, आप इनके बात का जवाब दीजिए। मेरे भाई ने तो ये लगाया चार्ज हमारे ऊपर कि इन्होंने स्टे ले लिया। कहाँ है स्टे? हमने तो कहीं स्टे नहीं लिया। हाँ। ना हमने आशिफ उठाने का लिया, ना कि ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेस हाईवे का लिया। और आज ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेस के तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बनाते। इन्होंने कमीशन खा के और उसको टेंडर दे दिया और वो पार्टी लिक्विडेशन में आ चुकी है, जिसके पास वो ठेका था। कमीशन इनके मुख्यमंत्री, इनकी सरकार ने खाया कमीशन, बहुत मोटा कमीशन खा गया। उसके अंदर बीच में पड़ा वो सारे की सारी उनकी मशीनरी जितनी भी वहां लगा रखी थी बनाने में, वो सारी की सारी वहां जंग लग रहा है उनपे। आज भी आप कभी आते जाते देखोगे, हर जगह
अधूरा काम पड़ा है उसका। और सोना के अंदर जहां तक आप अगर चले जाओगे 2-2, 3-3 घंटे जाम लग जाता है। हाँ। कच्ची सड़कें, वो अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वहां से आप आराम से आदमी, गाड़ी तो क्या आदमी भी नहीं निकल सकते वहां से। इन्होंने कहां के विकास कराए? विकास अगर कराया तो हमारी सरकार थी जब हमने कराया। और ये कह रहे 5 बार हमारे विधायक बने। कौन विधायक बने इनके? पिछली बार तो रणवीर सिंह अरे ये तो रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं यही बता रहा हूँ। इन तो रणवीर सिंह जी को वहां जिताया और जबरदस्ती जिताया था। 500 वोटों का मार्जिन था, गिनती में जबरदस्ती। तो रणवीर सिंह का तो पूरा रिकॉर्ड है। जब 87 में हमारी पार्टी की टिकट थी, चौधरी बंशीलाल जी को हराया था इन्होंने। गुंडागिर्दी ये करते हैं ना, हमारे ऊपर लगाते हैं कि भाई इन्होंने आशिफ उठाने का स्टे ले लिया। कहाँ है स्टे? हमने तो ये कहा था सब मेरे भाई को ज्ञान नहीं है। हमें आपको मेरी एक मिनट सुन लीजिए। चलिए अब आप उनको भी सुन लीजिए। हमने तो ये असेंबली के अंदर ये कहा था कि अगर आपने यहाँ नहर बनानी है या इसवाइल का मुद्दा है, हमने ये कहा था कि हम सर्वसम्मति से पास करते हैं। आप लाएगा, दक्षिणी हरियाणा में पानी जाने ही नहीं देते। पानी अगर दिया तो आपकी तो सरकार थी सुशील जी, आपकी तो सरकार थी, आपकी तो सरकार थी। 10 साल तक सरकार रही, बताओ उसमें हमने क्या कर दिया? उसमें आप ही खुद कह रहे हैं ना कि वहां पानी, पीने का पानी वहां पहुंचने नहीं दी। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा। प्रदीप जी, मैं आ रहा हूँ सुशील जी, मैं आ रहा हूँ। प्रदीप जी, सोना को देखते हुए क्या लग रहा है? क्या राव इंद्रजीत जी के प्रभाव पर ही सवार होकर भारतीय जनता पार्टी जीत की उम्मीद कर रही है, या फिर और भी ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसकी वजह से जीत दर्ज कर सकते? आज पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक वायुमंडल है। आज हरियाणा की जनता कांग्रेस से पिंड छुड़ाना चाहती है। कांग्रेस के 10 साल के कुशासन से जनता इतनी तंग है कि सोहना ही नहीं, आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कर लें, एक बात तो निश्चित है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं से भी नहीं जीतने वाला है। इनकी 10 से ऊपर सीट पूरे हरियाणा में आने वाली है। सोहना के अंदर विशेषकर मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तेजपाल तंवर पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लंबे अरसे तक उन्होंने सोहना के लोगों के लिए संघर्ष किया है, जमीनी लड़ाई लड़ी है, पूरे इलाके के अंदर उनकी पैठ है। और मुझे पूरा भरोसा कि तेजपाल तंवर इस बार भारी बहुमत से जीत करके अपना खाता खोलने वाले हैं। प्रमोद जी, पलक वर्मा जी को आपने यहां से टिकट दिया है, क्या लगता है कि हरियाणा जनित कांग्रेस का आधार है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा था इसीलिए आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसीलिए जीती थी कि हजका का वोट साथ में जुड़ा था? क्या वाकई में हजका का वोट है, खासतौर पर इस क्षेत्र की बात करें? बिल्कुल हजका का वोट है। और जो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में 7 जो सीटें आई थी, वो बगैर हजका के कभी नहीं आ सकती। हजका के वोटर ने बीजेपी का पूरा साथ दिया, लेकिन बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया। और रही सोना की बात, तुम्हारे पास तो प्रत्याशी नहीं है। पलक वर्मा ये खुद प्रत्याशी हैं और इतना समय इनके पास उपलब्ध है कि डिबेट में बैठे हैं, इसका मतलब हल्के से गायब है। नहीं इनके पास सूची, इनकी सूची अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आरोप लगा रहे हैं विश्वसनीयता का, विश्वासघात का। आप देखिए हमारी पार्टी के कलायत से जो उम्मीदवार थे, वो 3 घंटे पहले गए और बीजेपी ने टिकट थमा दिया। तो आप कहिए कि हमसे उधार लिया गया, बीजेपी ने हमसे उधार लिया। और वो कह रहे हैं कि आपके वो हम पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये हो गया। तुम्हारे लोग तुम्हारी पार्टी में रहना नहीं चाहते। ये हाल कांग्रेस का भी है। बीजेपी ठीक है, उनको एक बार बात, प्रदीप जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, इनको बात। विधानसभा है, मैं कितनी गिनवाऊं? शमशेर खरकड़ा जी, नहीं इसकी बात, सोना की बात कीजिए। बात सोना की। सोना से मैं भाई साहब की बात का जवाब दे रहा हूं। वो बाद में मैं लूंगा, आप जरूर लूंगा, मैं याद रखूंगा। बहुत बढ़िया नेता है, वहां जमीनी रूप से कार्य किया उन्होंने और बड़ी ताकतवर है। बीजेपी का जो भाई साहब ने एलिगेशन कांग्रेस पे लगा, बीजेपी का 10 से ज्यादा सीट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप देखना, जब से हजका से गठबंधन टूटा है, बीजेपी धराशायी हताश है। और उनके अपने नेता छटपटा रहे, जितने भी कैंडिडेट इनके चीफ मिनिस्टर के हैं, एक भी अपनी सीट को नहीं बचा पाएगा। जिस प्रदेश के अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी, वो भी नहीं अपनी सीट बचा पाएंगे। चलिए, अभिमन्यु जी भी नहीं बचा पाएंगे। ठीक है कुलदीप जी, जितने लोग चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, 19 तारीख को आप असर देखना बीजेपी का क्या असर होगा। ठीक है, ये तो अपने अपने दावे हैं हर एक दल के। आपको क्या लगता है एक निष्पक्ष तस्वीर यहाँ से क्या बन सकती है? देखिए, 2009 के जो चुनाव थे उसमें जो हमारे प्रवक्ता है जिनका, उन्होंने सही कहा कि 11% का जो मत था वो हजनका के खाते में गया था और कांग्रेस करीबन
15% का लॉस लेके चली थी। और हम देखें 2009 का जो एमपी इलेक्शन था उसमें टोटल बीजेपी का जो वोट आया था 45.35%। तो इस आंकड़े को देखते हुए लगता है कि यहाँ पे जो तंवर साहब जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो बहुत मजबूत रहेंगे और मुकाबला कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएलडी के बीच में जाएगा। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कांग्रेस का जो एक वहां पे लोगों की बहुत समस्याएं हैं। हमारे साथी जो हैं बहुत ऊंचा बोल के या विषय से भटक के कुछ और बातें कर रहे हैं, बात कुछ और है। वहां के लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं और आप देखिए वहां पे पानी नहीं है, जैसे आपने भी बताया कि पानी नहीं है। दूसरा जो ये जो डंपर वाली समस्या इतनी ज्यादा है कि लोग बार बार एसडीएम के पास जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये जो इसी चक्कर के चलते मुझे लगता है कांग्रेस यहाँ पे कहीं पे मुकाबले में आएगी। असली मुकाबला जो होगा वो बीजेपी और आरएलडी के बीच में ही। चलिए अगली विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक पर जाना है। अगली विधानसभा के बारे में हम बात कर रहे हैं जो है पुन्हाना। 2009 के परिसीमन में अस्तित्व में आया पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। मुस्लिम बहुल्य इस क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख के करीब वोटर हैं। इनेलो के मोहम्मद इलियास यहां से विधायक चुने गए हैं तो उन्हें एक बार फिर से इनेलो ने टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने सुभान खान को टिकट दिया है तो बीजेपी ने पिछली बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े इकबाल जेलदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। धर्मपाल जी, आपके विधायक यहाँ पर हैं और यहाँ पर समस्याओं के लिए जो कुछ मूलभूत समस्याएं रही, मूलभूत जो जरूरतें थी उनको भी पूरा नहीं किया गया और उनके लिए कोई आवाज आपके विधायक ने उठाई नहीं, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे तो विधायक हमारी पार्टी के पता नहीं कितनी बार तो गवर्नर के पास जाके हमने ज्ञापन भी दिए और असेंबली के अंदर जब भी सेशन स्टार्ट होता था उसी टाइम, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, स्पीकर भी निकाला था। स्पीकर वाला रोल नहीं करते थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का रोल करते थे स्पीकर जो होते थे और 1 मिनट में उनको निकाल देते, सस्पेंड कर देते थे। हमने खूब आवाज उठाई और 2009 में तो परिसीमन के बाद पहली बार ये जब हल्का बढ़ा तो वहां से मोहम्मद इलियास बड़ी अच्छी वोटों जीते थे और इस बार भी मोहम्मद इलियास जी वहां लोगों के सुख दुख के बीच में रहते हैं और आवाज उठाने में वो कहीं कम नहीं है। बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। इस बार भी बड़ी अच्छी वोटों से वहां वो जीतेंगे। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ क्या स्टैंड रहेगा? पुनाना नया क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। जी, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। हाँ। ये बात ठीक है। विकास की दृष्टि से हरियाणा में मुझे लगता है कि मेवात सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। उसमें फिरोजपुर, झिरका, नूह, पुनाना ये सीटें आती हैं। उसमें पिछली सरकार इसके लिए सीधी सीधी जिम्मेदार रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने इकबाल जेलदार को खड़ा किया है। पिछली बार वो वहाँ निर्दलीय लड़े थे और मुझे लगता है कि वहाँ पिछड़ेपन की आवाज वो जिस तरह से वो लगातार संघर्ष करते रहे हैं, कांग्रेस सरकार की खामियों को, कमियों को उठाते रहे हैं और जनता को साथ लेकर जो उनके आंदोलन पूरे के पूरे मेवात में प्रसिद्ध हुए हैं, हमें उसका फायदा न केवल पुन्हाना सीट पर बल्कि मेवात की तीनों सीटों पर हमें इसका लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मुकाबला कौन से दल से लग रहा है? हमारा मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल से है। इस सीट पर आपको लग रहा है? हजका का क्या यहाँ पर स्टैंड रहने वाला है और मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस चुनाव में, इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में हजका के मुद्दे रहेंगे कि इस क्षेत्र का जो विकास करवाना है, ये बड़े पिछड़े हुए में बहुल्य क्षेत्र है, ये मुस्लिम बड़े क्षेत्र हैं। यहाँ एजुकेशन की भी कमी है, भी नया क्षेत्र है, इसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। तो हजका इसके लिए सरकार बनाएगी तो उसमें बहुत अच्छा इसके लिए करेगी। सुशील जी, क्योंकि मुद्दे देखिए वही हैं, आपका दावा तो है कि विकास हुआ है पूरे हरियाणा में, 10 साल आप लोगों ने गुजार भी लिए, अच्छे खासे 10 साल रहे, लेकिन आज भी क्यों वो मुद्दे बन रहे हैं? हर एक विधानसभा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, पीने का पानी, शिक्षा, सड़कें, स्कूलों में समस्याएं, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लगातार हरियाणा प्रदेश जूझता आ रहा है 1967 से लेकर के आज तक, लेकिन आज भी वही मुद्दे बन रहे हैं आपकी सरकार के खिलाफ। प्रधान जी, मैं एक बात आपको कहूँ जी, कहिए। ऑन द रिकॉर्ड, जैसे आप हमारी सरकार ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उस समय हरियाणा का बजट 2000 करोड़ था सिर्फ। लेकिन आज जब हमारे 10 साल के अंदर 22,000 करोड़ रुपए का हमारा प्लानिंग बजट है। और आप ये जैसे मेरे भाई लगाते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं पीने के पानी। अच्छा चलिए ठीक है, नहीं अच्छा मैं एक छोटा सा, ठीक है, मैं हरियाणा को एक नजर से देखा है, कभी जात पात की राजनीति नहीं करी, समान विकास कराया पूरे हरियाणा। मेवात को नया जिला तो बना दिया, मेवात को नया जिला बना दिया आपने। 15 तारीख को वोटिंग होगा, 19 तारीख को रिजल्ट आएंगे।
मेवात इस तरीके से ये एनडीए भाई की कह रहे हैं। सरकार के अंदर नया जिला बना अभी था। ये चले, मेरा भाई कह NDA रहा था, हज़का ठीक का है। मेरा भाई बीजेपी वाले को कह रहा था कि भाई आपने हमारी सगाई तोड़ दी। मैं आपको बता रहा हूं, इनकी सगाई टूटने के बाद इनका ये नहीं पता, बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। कांग्रेस से उधारे ले रहे हैं, हज़का से उधारे ले रहे हैं, इनोला से उधारे ले रहे हैं। बीजेपी का तो अपना सिस्टम ही खत्म हो गया, ना तो ये नीति पर रहे, ना नियत पर रहे, ना सिद्धांत पर रहे। जो सिद्धांत लेके चला था माननीय, ठीक है नहीं, मैं आपकी बात मान गया। सुशील जी नहीं, सुशील जी मेरी बात सुनिए, हरियाणा की आपको सुनना, मेरे जैन साहब बहुत बढ़िया मेरा आप दोस्त लगातार हैं। बोलते रहेंगे तो इसका मतलब ये लेकिन नहीं है कि एक मिनट लगातार कहता हूं। बातें सुनी जाए। बहुत नहीं अच्छे- सुशील जी नहीं, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, आपके पास आज भी सिर्फ बीजेपी और दूसरे दलों को कोसने के अलावा कोई आपके विकास के तो मुद्दे आप उठा ही नहीं रहे कि आपने कहां पे विकास किया अरे है? जो विकास, यदि कांग्रेस पार्टी ने भी 10 साल में विकास नहीं किया, हाँ। तो मैं कह सकता हूँ कोई कर भी नहीं सकता। चलिए, कांग्रेस कुलदीप जी, कहां से उठाई? कुलदीप जी, मैं गिनाने लग जाता हूँ। चलिए, ठीक है, मैं अभी समय है, मैं आ रहा हूँ। मेट्रो ले लो, नेशनल हाईवे मेवात की बात हो रही है, बात मेवात की हो रही है। ले लो, पानी तो आने नहीं दे रहे। बात मेवात की हो रही है सुशील जी, बात मेवात किसी इलाके के भेदभाव की, नहीं ठीक है किया। सुशील जी, बात मेवात की हो रही है। खैर कुलदीप जी, इस क्षेत्र को देखते हुए, क्योंकि मेवात नया जिला जब बना, प्रदीप जी ने बताया कि एनडीए की सरकार में, मुझसे गलती हो गई थी प्रदीप जी, एनडीए की सरकार में वो बना, लेकिन 10 साल तो कांग्रेस की भी सरकार रही। नए जिले को क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, क्या उसके बारे में सरकार ने सोचा और क्या उसका असर चुनाव में हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जोर तो खूब लगाया, करीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। आप एक मेडिकल कॉलेज खोल देते हैं, एक यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, आप पीएचसीज खोल देते हैं, वहां पे लोग नहीं जाते, डॉक्टर्स नहीं है वहां पे। आज इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि जो एक विकास का जो एक पीटा जा रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने से आप विकास नहीं कर सकते। तो कांग्रेस पार्टी की कमी जो इस एरिया में मुझे जो लग रही है, वो इम्प्लीमेंटेशन की बहुत जबरदस्त कमी है। अच्छा, क्योंकि इनेलो के विधायक थे, क्या उनके अगेंस्ट भी कोई बात जा सकती है? देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि जब इनेलो के विधायक जीते थे तो उनके पास जो है 70% का स्विंग आया था 2009 के अंदर। और कांग्रेस जो है वो बहुत नीचे आ गई थी, और बीएसपी भी करीबन 0.9% के ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो कांग्रेस जो विकास का दावा कर रही है, उसका मुझे नहीं लगता कोई असर पुनाना में हाल फिलहाल दिख रहा है। और ये भी देखें, आईएनएलडी का जो लोकसभा में प्रदर्शन था वो भी बहुत शानदार रहा था, 72% वोट उनके आए थे। प्रदीप जी ने ईमानदारी से ये कबूल किया कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ उनकी टक्कर है। आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है, और यहाँ पे भी यही होने वाला है कि जो मुकाबला होगा वो बेसिकली बीजेपी और एनएलडी दोनों के बीच में है। कांग्रेस दावे कर रही है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। चलिए, ये तो बात रही पुनाना की। आगे बढ़ेंगे और विधानसभाओं के बारे में भी जिक्र करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।